हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी पर। आज की वीडियो जो हमारी है वो हम हिस्ट्री से संबंधित करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में, पुष्यभूति वंश के बारे में। देखिए, जो आज की वीडियो है आपकी ना केवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि हरियाणा जीके से भी इसमें संबंधित क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जो हर्षवर्धन था या फिर जो पुष्यभूति वंश था वो हरियाणा में ही फैला हुआ एक साम्राज्य था। तो चलिए आज इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। साथ साथ आपके दो टॉपिक कवर हो जाएंगे इसमें, एक तो हरियाणा जीके से संबंधित भी और हिस्ट्री से संबंधित भी। जैसा हमने पीछे हिस्ट्री की वीडियो में किया था, हमने गुप्त साम्राज्य को पढ़ा था। गुप्त साम्राज्य ने क्या किया, केंद्रीकृत व्यवस्था पैदा की थी पूरे इंडिया में, यानी कि लगभग पूरे इंडिया पर उनका राज था। अब मैंने वही बताया आपको कि हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है कि जैसे ही वो एक बड़ा साम्राज्य का विघटन होता है तो एक छोटे छोटे राज्य बढ़ जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हो जाता है। छोटी छोटी जगहों पर राजा और अपना अपना कब्जा कर लेते हैं। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन के बारे में, पुष्यभूति वंश के बारे में। जो पुष्यभूति वंश था, जो वर्धन वंश था, उसका उदय होता है लगभग 6वीं शताब्दी के लास्ट में और 7वीं शताब्दी के मिड तक इनका राज्य चलता है। 6ठी शताब्दी के लास्ट में, यानी कि ये लगाओ कि 570-80 के आसपास इनका उदय होता है और लगभग हर्षवर्धन के बाद की हमें कोई घटना नहीं पता चलती है, तो 647 तक इनका राज रहता है। तो आज हम पढ़ते हैं पुष्यभूति वंश को। उससे पहले हम मैप में देखेंगे कि हरियाणा में जो पुष्यभूति वंश था उसके साथ साथ उसके समकालीन कौन कौन और राजा उपस्थित थे उस टाइम पर, जिससे आपको पूरी परिस्थितियों के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम मैप से। जो ये अपना इंडिया का मैप है, अगर हम देखते हैं जो पुष्यभूति वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है हरियाणा में। तो हरियाणा कौन सा इंडिया का किस जगह पर स्थित राज्य है? यह है उत्तर पश्चिमी राज्य। तो उत्तर पश्चिमी राज्य जो हरियाणा है, इसमें जो थानेश्वर है वो क्या था, पुष्यभूति वंश की राजधानी हुआ करता था, जिसको हम वर्धन वंश भी बोलते हैं। उसकी राजधानी क्या थी, थानेश्वर थी। और जो कहां पर स्थित है, हरियाणा में स्थित था यह राज्य। यहाँ पर राज करता था पुष्यभूति वंश। उसी टाइम पे ही इनके समकालीन ही यूपी के क्षेत्र में, जिसको कन्नौज बोला गया है, यूपी के क्षेत्र में किसका राज था, मोखरी वंश की ग्रह वर्मा का राज था। कौन सा वंश राज कर रहा था, मोखरी वंश, और राजा कौन था, ग्रह वर्मा था। राजधानी इनकी क्या थी, कन्नौज थी राजधानी मोखरी वंश की। तो इसी तरीके से यूपी। अब हम नीचे आते हैं तो मध्य प्रदेश का, जो आजकल हम जिसको मध्य प्रदेश बोलते हैं, उसको उस टाइम पर मालवा बोला जाता था। तो मालवा में कौन सा राजा राज करता था, देवगुप्त नाम का एक राजा था जिसका मालवा पर शासन था। यहाँ हम जब बंगाल की तरफ आते हैं तो बंगाल में हम देखते हैं, बंगाल में गौड़ वंश का राज था। किस वंश का राज था, गौड़ वंश का राज था। और राजा कौन था, शशांक था। राजा का नाम क्या था, शशांक था। और वंश कौन सा था, गौड़ वंश था बंगाल में। फिर हम अगर दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का राज था। चालुक्य वंश के राजा बड़े शक्तिशाली थे। चालुक्य वंश का राज था और इनकी राजधानी का नाम था बादामी। क्यों मैंने आपको राजधानी बताई, क्योंकि ये चालुक्यों की 3 श्रेणियां थी। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पुलिकेशिन द्वितीय, ये पुलिकेशिन द्वितीय इसका महान राजा था चालुक्य वंश का। पुलिकेशिन द्वितीय से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये हर्षवर्धन से रिलेटेड है। तो पुलिकेशिन द्वितीय से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पुलिकेशिन द्वितीय कौन से वंश का राजा था और ये इस वंश की शाखा कौन सी थी। तो ध्यान रखेंगे, चालुक्य वंश से संबंधित था पुलिकेशिन द्वितीय। और ये कौन से चालुक्य थे, बादामी के चालुक्य थे। इनकी राजधानी के नाम पर इनकी शाखा का नाम है, इनको बोला जाता बादामी के चालुक्य। और पुलिकेशिन द्वितीय, जब हर्षवर्धन का टाइम था तो पुलिकेशिन द्वितीय का राज था चालुक्य वंश पर। तो इस तरीके से हमने देखा कि समकालीन जब इंडिया था उस टाइम पर, उस पे आसपास के कौन कौन राजा थे, क्योंकि पूरी जो हम स्टोरी करेंगे उससे ये सबके सब रिलेटेड हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं हम पुष्यभूति वंश के बारे में। जो पुष्यभूति वंश है या उसको वर्धन वंश भी बोला जाता है, इसका उदय होता है 6ठी शताब्दी के लास्ट में और लगभग मिड 7वीं शताब्दी तक इनका राज चलता है। इसके जो संस्थापक होते हैं, यानी कि जिसने पुष्यभूति वंश की स्थापना की, उसका नाम क्या था, पुष्यभूति था। तो पुष्यभूति के नाम से ही इसको पुष्यभूति वंश बोला जाता है। तो संस्थापक कौन हुए, पुष्यभूति थे। पुष्यभूति ने राजधानी किसको बनाया, हरियाणा में थानेश्वर को राजधानी बनाया पुष्यभूति ने।
अब इनके पुत्र का नाम है प्रभाकर वर्धन। जो प्रभाकर वर्धन है ये एक महान राजा होते थे, क्योंकि जिस तरीके से स्थापना की पुष्यभूति ने, उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, उस साम्राज्य को एक स्थायित्व प्रदान किया। वर्धन वंश को एक स्थायित्व प्रदान किया प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन की 3 बच्चे थे, राज्यवर्धन बड़ा बेटा था, राज्यश्री और सबसे छोटा बेटा था हर्षवर्धन। 3 बच्चे थे इनके, राज्यवर्धन बड़ा बेटा, राज्यश्री और हर्षवर्धन। अब प्रभाकर वर्धन क्या करते हैं, अपनी बेटी राज्यश्री का विवाह क्या करते हैं, ये अपनी बेटी राज्यश्री का विवाह मोखरी वंश के ग्रह वर्मा के साथ विवाह कर देते हैं। तो क्या किया, थानेश्वर में स्थित है ये, इन्होंने किया कन्नौज में मोखरी वंश के राजा ग्रह वर्मा से अपनी बेटी राज्यश्री का विवाह कर दिया। अब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद बड़ा बेटा, कौन था बड़ा बेटा, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन शासन भार संभालता है, यानी कि राजगद्दी पर बैठता है, थानेश्वर की राजगद्दी पर। हरियाणा का राजा कौन होता है, राज्यवर्धन होता है। अब क्या होता है, जो ग्रह वर्मा है मोखरी वंश का, इसका मालवा के शासक देवगुप्त के साथ दुश्मनी चलती थी। मालवा के शासक देवगुप्त के साथ इसकी दुश्मनी चलती थी, और इसी दुश्मनी के तहत ये क्या करता है, ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है। कौन करता है, देवगुप्त ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है। और इसकी बहन राज्यश्री को, राज्यवर्धन की बहन थी राज्यश्री, उसको ये अपनी कैद में डाल देता है। तो इस तरीके से राजा बनते ही राज्यवर्धन के सामने 2 चुनौतियां होती हैं। एक तो अपनी बहन के हस्बैंड की मृत्यु का बदला लेना, और एक अपनी बहन को कैद से छुड़वाना। तो इसी क्रम में ये क्या करता है, मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर देता है राज्यवर्धन। मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कौन कर देता है, राज्यवर्धन हत्या कर देता है। मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर देता है राज्यवर्धन, ठीक है, राज्यवर्धन हत्या कर देता है। अब इसमें आगे क्या होता है कि जो शशांक है, शशांक का क्या रोल है इस कहानी में। शशांक जो देवगुप्त का मित्र होता है, यानी कि मालवा के शासक देवगुप्त का मित्र कौन है, शशांक है। अब इसने क्या किया, इसने राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी, और जो ये इनकी बहन थी ये क्या चली गई, अपनी जान बचाते हुए जंगलों की तरफ चली गई थी। तो इस तरीके से क्या हुआ, राज्यवर्धन की भी हत्या हो गई, देवगुप्त की भी हत्या हो गई, और ग्रह वर्मा की भी हत्या हो गई। अब क्या होता है, अब हर्षवर्धन को राजा बनने का मौका मिलता है, यानी कि जब ये 16 साल की उम्र में थे तब ये राजा बनते हैं। कौन, हर्षवर्धन। यानी 590 ईस्वी के आसपास इनका जन्म होता है, हर्षवर्धन का जन्म होता है 590 ईस्वी के आसपास, और ये राजा कब बनते हैं, 606 ईस्वी में ये हरियाणा के थानेश्वर के राजा बन जाते हैं अपने भाई की मृत्यु के पश्चात। अब वही चुनौतियां इसके सामने थी कि किसी तरीके से जंगलों से अपनी बहन को ढूंढ कर लाना, और अपने भाई के हत्यारे का पता करना, और उनको उसको सजा देना। तो ये क्या करता है, ये जाता है गौड़ वंश के शशांक से युद्ध करने के लिए। कौन जाता है, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन क्या करता है, शशांक को मृत्यु के घाट उतार देता है, यानी कि इसको युद्ध में हराकर इसको मार देता है शशांक को। शशांक जो था, इससे संबंधित क्वेश्चन हम ध्यान रखेंगे, ये शैव धर्म का अनुयायी था। ध्यान रखेंगे, श से शशांक हो गया, श से शैव, तो शैव धर्म का अनुयायी था शशांक। और इसने क्या किया था, एक बोधि वृक्ष, हमने पढ़ा था महात्मा बुद्ध ने कहां पर ज्ञान की प्राप्ति की थी, पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष का भी नाम दिया गया बाद में। तो उस बोधि वृक्ष को कटवाने वाला कौन था, ये शशांक था, क्योंकि इसको शैव धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म से घृणा करता था। इसी वजह से इसने क्या किया, उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया। तो यहाँ से हम शशांक के बारे में 2 पॉइंट याद रखेंगे, शैव धर्म का अनुयायी था और बोधि वृक्ष को इसने कटवा दिया था। अब इसकी हत्या कर दी जाती है हर्षवर्धन के द्वारा। एक चुनौती उसकी पूरी हो जाती है। दूसरी चुनौती थी अपनी बहन को जंगलों से ढूंढना। अब वो अपनी बहन को जंगलों से ढूंढते हुए जब जंगल में जाता है तो वहां उसकी बहन आत्महत्या की कोशिश करती है, तो वहां से वो अपनी बहन को बचाकर वापिस अपने राज्य में अपनी बहन को ले आता है। अब उसके पास क्या एक और चुनौती क्या थी कि उसकी बहन थी वो कन्नौज पर शासन नहीं कर सकती थी। अब उसने क्या किया, अपने पूरे के पूरे राज्य को, कन्नौज को भी अपने राज्य में मिला लिया। थानेश्वर के साथ किसको मिला लिया, कन्नौज को भी अपने राज्य में मिला लिया, और कन्नौज को अपनी क्या बनाया, दूसरी राजधानी बनाया।
कन्नौज को क्या बनाया, इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। अब देखिए एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं हम। संस्थापक कौन है, पुष्यभूति वंश की स्वयं पुष्यभूति है, जिन्होंने राजधानी किसको बनाया, थानेश्वर को बनाया। इनके बेटे का नाम था प्रभाकर वर्धन, 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। राज्यवर्धन इनकी मृत्यु के बाद क्या बनता है, राजा बनता है। यहाँ राज्यश्री का विवाह किससे किया जाता है, कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ होता है। और मालवा का शासक देवगुप्त था, वो ग्रहवर्मा की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। इसी क्रम में राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है। और फिर शशांक था जो गौड़ वंश का शासक था, उसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। और इधर हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या करके अपने भाई की हत्या का बदला ले लिया। ये थी पूरी स्टोरी। अब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो हर्षवर्धन था वो 606 से 647 ईस्वी तक इसका राज चलता है, यानी कि 606 ईस्वी में ये राजगद्दी संभालता है और लगभग 647 तक ये शासनभार संभालता रहता है। इसका दूसरा नाम क्या है, शिलादित्य भी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है कि हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था, शिलादित्य था। शशांक को हराया इसने और कन्नौज को जीत लिया था, क्योंकि जो कन्नौज पर शशांक का अधिकार हो गया था उसको जीत लिया इसने कन्नौज को। और कन्नौज को क्या किया इसने, अपनी राजधानी बना लिया और पूरे कन्नौज क्षेत्र को अपने साम्राज्य में इसने मिला लिया था। अब इससे संबंधित और हम पॉइंट्स देखते हैं हर्षवर्धन से संबंधित। हर्षवर्धन के टाइम पे ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसको यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, ह्वेनसांग को क्या बोला जाता है, यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। और ह्वेनसांग क्या था, चीनी यात्री था। वो आता है इसी के टाइम पर इंडिया यात्रा करने आता है और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था ह्वेनसांग। और यहाँ आकर काफी समय तक ये इंडिया में रहता है और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित ये शिक्षा ग्रहण करता है ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग किसके समय में भारत आता है, हर्षवर्धन के समय में भारत आता है और इसको यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। अब क्या है, जो हर्षवर्धन है इसको उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक बोला गया है। ठीक है, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक बोला गया, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारी मध्यकालीन भारत शुरू हो जाता है। इस बीच राजपूत शासक आते हैं जिन्होंने लगभग पूरे उत्तर भारत पर अधिकार नहीं किया था, इसीलिए हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक बोला जाता है। और मध्यकालीन भारत के बाद हमें पता है, मध्यकालीन भारत में हमें पता ही है, पहले सल्तनत युग आता है, फिर मुगल युग आता है, तो वो सब क्या है, मुस्लिम शासक थे। तो इसीलिए क्या बोला गया हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक। इसके समय में क्या था, अभी मैंने आपको बताया कन्नौज को भी इसने अपनी राजधानी बना लिया था। विभिन्न धर्मों की सभा करता, यानी कि सभी धर्मों की मिलाकर एक सभा करता था ये कन्नौज में। और सभी धर्मों की सभा करने के पीछे वजह क्या है, देखिए वो स्वयं था बौद्ध धर्म का अनुयायी, लेकिन वो सभी धर्मों की सभा करता था। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती कि वो राजा क्या था, एक सहिष्णु शासक था जो अपने धर्म के प्रति तो वफादार था ही, बाकी धर्मों को लेकर भी उसकी अच्छी सोच थी। तो कन्नौज में यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जगह पर वो विभिन्न धर्मों की सभा करता था हर्षवर्धन, तो कन्नौज में करता था, वो विभिन्न धर्मों की सभा करता था। साथ में ही प्रयाग, जिसे आजकल मतलब कुछ टाइम पहले इलाहाबाद बोला जाता था और अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, प्रयागराज, जो यूपी में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो पहले भी प्राचीन भारत में इसका नाम प्रयाग ही होता था, इलाहाबाद का नाम। तो प्रयाग में ये क्या करता था, प्रत्येक 5 साल में महामोक्ष सभा का आयोजन करता था। क्या करता था, प्रयाग में ये प्रत्येक 5 साल में महामोक्ष सभा का आयोजन करता था। और इस आयोजन में कहा जाता है कि जब ये आयोजन की समाप्ति होती थी तो ये अपने वस्त्रों सहित सब कुछ जो इसके पास होता था वो भी ये दान में दे देता था। तो इस तरीके से एक दानवीर राजा के रूप में भी एक प्रसिद्ध राजा था। इसने क्या किया, अब जब इसको इतनी सारी सफलताएं मिलने लगी तो इसने सोचा उत्तर भारत से मैं दक्षिण भारत की तरफ भी अपना एक विजय अभियान चलाऊं। इसी क्रम में ये क्या करता है, यहाँ से हरियाणा के इधर से ये पूरे अपना इसका साम्राज्य था, यहाँ से ये कन्नौज से आता है दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत की तरफ ये जब आता है तो यहाँ पर हमें पता है दक्षिण भारत में यहाँ नर्मदा नदी बहती है। इधर से ये युद्ध किससे करने आता है, चालुक्य वंश के पुलिकेशन द्वितीय से युद्ध करने आता है। मैंने इसलिए बोला आपको कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चालुक्य के पुलिकेशन द्वितीय से युद्ध होता है हर्षवर्धन का। चालुक्य के वंश के जो बादामी शाखा के थे पुलिकेशन द्वितीय, उसके साथ इसका युद्ध होता है। इधर से पुलिकेशन द्वितीय जाता है इससे युद्ध करने के लिए।
तो वहां से क्या हुआ, हर्षवर्धन आया नर्मदा नदी के तट पर, इधर से पुलिकेशन द्वितीय गया नर्मदा नदी के तट पर। तो यहाँ नर्मदा नदी के तट पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में हर्षवर्धन की हार हो जाती है। ध्यान रखेंगे, इसमें हर्षवर्धन हार जाता है और जीतता कौन है, पुलिकेशन द्वितीय इसमें जीत जाता है। और इससे संबंधित हमें बात कहां से पता चलती है, पुलिकेशन द्वितीय का एक ऐहोल अभिलेख है, हम साहित्य में अभी पढ़ेंगे। पुलिकेशन द्वितीय का क्या है, ऐहोल अभिलेख है, जिसको लिखा गया है उसके एक राज दरबारी रवि कीर्ति ने। जिस तरीके से राजाओं के लिए प्रशंसा के लिए हम लिखे जाते थे प्रशस्ति लेख, उसी तरीके से ये प्रशस्ति लेख है, यानी कि पुलिकेशन द्वितीय की प्रशंसा में रवि कीर्ति के द्वारा ऐहोल अभिलेख लिखा गया है, जिसमें इसके विजयों का वर्णन किया गया पुलिकेशन द्वितीय के। तो इसी ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। और यहाँ पर फिर उसने एक लाइन लिखी कि हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, यानी कि जो हर्षवर्धन था, हर्ष का मतलब खुशी भी होता है, तो हर्षवर्धन क्या है, हर्ष नहीं रहा, यानी कि खुश नहीं रहा इस हार के बाद। अब क्या हुआ, ये वापिस अपने साम्राज्य में आ जाता है पुलिकेशन द्वितीय, इधर से जो हर्षवर्धन था वो अपने साम्राज्य में वापिस लौट जाता है और अपने कन्नौज पर अपने अधिकार रखे रखता है। तो इस तरीके से हमने हर्षवर्धन के बारे में जो भी मेन पॉइंट्स थे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट थे, वो हमने पूरे अच्छे तरीके से कर लिए हैं। अब हम देखते हैं हर्षवर्धन के टाइम पे जो अलग अलग साहित्य लिखा गया था जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देख लीजिए एक बार। साहित्य जो हर्षवर्धन के समय में, सबसे पहले हर्षवर्धन जो खुद एक युद्ध करने में एक ताकतवर शासक था, साथ में ही वो कलम का भी धनी था, यानी कि एक अच्छा लेखक भी था हर्षवर्धन। उसने 3 पुस्तकें लिखी थी, कौन कौन थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये 3 पुस्तकें थी हर्षवर्धन की, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका 3 बुक थी हर्षवर्धन की। कई बार इतिहास में कहा जाता है कि ये उसने खुद न लिखकर किसी और से लिखवाई थी और धन देकर उसे अपने नाम से इन्होंने कर लिया, लेकिन वो सारे क्या है, कहानियां हैं। हमसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो यही पूछे जाते हैं कि ये पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। फिर इसके राज दरबारी था एक बाणभट्ट, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था, तो बाणभट्ट था, जिसने क्या किया था, 2 पुस्तकें लिखी थी, हर्षचरित। हर्षचरित उसने हर्षवर्धन की जीवनी के तौर पे लिखी थी, यानी कि उसके जीवन से संबंधित घटनाएं हर्षचरित में लिखी थी। और कादम्बरी, एक दूसरी पुस्तक कौन सी है इसकी, कादम्बरी। 2 पुस्तकें ध्यान रखेंगे हम बाणभट्ट की, कादम्बरी और हर्षचरित। ह्वेनसांग जो कि चीनी यात्री आया था, उसने भी अपनी एक पुस्तक लिखी थी, सी यू की। इस सीयू की में उसने हर्षवर्धन के टाइम की काफी घटनाओं का वर्णन किया है। और हरियाणा से इसमें क्वेश्चन बनता है कि थानेश्वर का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, तो थानेश्वर का वर्णन किसमें किया गया है, हर्षवर्धन की सीयू की में थानेश्वर का वर्णन किया गया है। और ये हमने कर ही लिया कि पुलिकेशन द्वितीय के समय में क्या था, एक ऐहोल अभिलेख था जो उसके राज दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा रचित था। तो इस तरीके से हमने आज पुष्यभूति वंश और हर्षवर्धन वंश जो भी है उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल अच्छे से कर ली है विद द हेल्प ऑफ मैप, क्योंकि मैप से आपको क्या है, अब सारी घटनाएं अच्छे से समझ में आ गई कि क्या क्या परिस्थितियां उस टाइम पे बनी थी, किस तरीके से आपस में राजाओं का एक दूसरे के साथ युद्ध हुआ, कौन इसमें जीता कौन हारा, और ये पूरी हमने स्टोरी अच्छे से इसको कवर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी मैप की हेल्प से। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, हेल्पफुल लगे आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बहुत बहुत शेयर भी करें, ताकि और भी ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके और हमें भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।